अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 69 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, 13 क्वेश्चन चल रहा था हमारा। पहली 4 एडजस्टमेंट्स करवा दी थी मैंने, कोई मसला इनमें है तो पूछ लें। ये जो एंड पे ये काम हुआ था, इसकी समझ आई थी? मजबूरी थी ना हमारी कि डेटर्स का बैलेंस गिवन नहीं था। अभी जीटा वाला सवाल कराता हूँ, उसमें डेटर्स का बैलेंस अवेलेबल होगा गलत वाला, तो उसमें सही करके चीज़ें सही प्रोविज़न निकाल सकेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, तो हमने डेटर्स पे इम्पैक्ट देखा। डेटर्स अगर बढ़ें तो प्रोविज़न बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डेटर्स और प्रोविज़न रिलेशन तो डायरेक्ट है ना। डेटर्स का क्लोजिंग अगर गलतियाँ इस तरह से सही हों कि डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाए, तो डेटर्स के क्लोजिंग पे प्रोविज़न का रेट लगता है, तो प्रोविज़न भी बढ़ जाएगी। और अगर करेक्शंस इस तरह से हों कि डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा हो, तो प्रोविज़न भी कम हो जाएगी। तो ये आखिरी हरबा है, आखिरी हल है अगर डेटर्स के बैलेंसेस ना गिवन हो। इस सवाल में गिवन नहीं थे, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 एडजस्टिंग एंट्रीज हो रही हैं डेटर्स के अकाउंट को जो हिट कर रही हैं। एक में डेटर क्रेडिट हो रहे हैं, दूसरे में डेबिट। तो नेट में क्रेडिट ज़्यादा हो रहे थे यानी कम, तो कम हो रहे थे डेटर्स, तो प्रोविज़न भी कम कर ली है। अब यहाँ पे वो वाला नॉलेज हमारा जो है वो हेल्पफुल था कि प्रोविज़न की एंट्री क्या है। मैंने आपको जो पहले सिखाई थी कि बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविज़न। प्रोविज़न क्रेडिट नेचर की चीज़ है ना, तो बढ़ने के ऊपर उसको क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर कम करना है तो इसी के उलट कर लें। तो फिर हमने ये एंट्री देखी थी प्रोविज़न डेबिट, जो कि उलट भी कर गया था मैं। फिर आप में से किसी ने बताया था कि एंट्री उलट नहीं होगी, है ना। किसने बताया था? किसने? हैं? खबर आज आया ही नहीं, देखो दूसरी क्लास में बताया था। अच्छा नहीं, दूसरी क्लास में तो मैंने फिर सही की थी, पहली में गलत हुई थी जी। अच्छा चलें, 4 एडजस्टमेंट में कोई मसला नहीं है, तो 5वीं करें। आज वैसे मैंने ये भी सोचा है कि हम इसके साथ साथ IS1 भी शुरू कर देंगे। मैं जीटा वाला सवाल करवा दूंगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट आपकी तरफ चले गए, सिवाय BRS के, वो किसी दिन कर लेंगे। नया टॉपिक भी शुरू करें। ये रेक्टिफिकेशन कितने दिन से शुरू की हुई है, यानी कि वो इन्वेंट्री भी बीच में रिवाइज कर रहे थे, बैड डाउटफुल डेट भी। तो हल्की आंच पे IS1, जैसे इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल है, मेरा दिल है आज उसको, अगर ये सवाल जीटा वाला हो जाता है तो 15-20 मिनट में इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड, ये कॉन्सेप्ट लेने शुरू कर देंगे। फिर कल हाफ लेक्चर रेक्टिफिकेशन हाफ, क्योंकि IS1 जो है वो छोटा टॉपिक एक तरह से बन जाता है, यानी कि उसका अगर एक सवाल पूरा करना हो तो उसके लिए पूरी क्लास नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए फिर एक सवाल ही कर लेंगे 2 की बजाय, और इधर से रेक्टिफिकेशन को साथ साथ करते रहेंगे। ये भी ज़रा डिवाइड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है बंदे के लिए कि हर रोज़ एक सवाल या एक सवाल की 2-3 एडजस्टमेंट्स, वो हजम भी होता रहता है काम, साथ साथ जो है वो IS1 भी चलता रहेगा, ठीक है। IS1 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीखनी है हमने, ओके। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 रह गई थी जी। कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? अच्छा, बाकी ने क्या किया है? देखा, बड़ी मेहरबानी जी, देख लिया। A check of 192 was received after a discount of 4% from a customer. However, in the cash book, वो तो आगे गलती है। जब भी आपको इस तरह की एडजस्टमेंट नज़र आए, आपने एक काम किया करना है, मेरी ये सलाह है आपको, सलाह। वो सलाह ये है कि आपने पहले तो ये देखना है कि ये रिसीवेबल से आया है पैसा या पेएबल को हमने पे किया है। कस्टमर से आया, रिसीवेबल था, ठीक है। अब कहानी है ये, ठहरे मैं ज़रा कहानी निकाल लूँ। ये देखें, जो तो है ना ट्रेड डिस्काउंट, वो तो है कहानी हमारी किताबों में आने से पहले पहले की, ठीक है ना। ये रेड लाइन से ऊपर है ट्रेड डिस्काउंट, कहानी हमारी किताबों की रेड लाइन से नीचे शुरू हो रही है, ठीक है। अब इस कहानी के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई किया करना है कि ग्रॉस अमाउंट कितनी है। ग्रॉस कितना था? 95, और आफ्टर डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 85। तो ग्रॉस रिसीवेबल था 95, 10 डिस्काउंट है, तो नेट रिसीव्ड कितना हुआ? 85। ऐसे ही अगर पेएबल का केस है तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ग्रॉस पेएबल कितना था, डिस्काउंट रिसीव होने के बाद नेट पेड कितना है, यानी ग्रॉस, डिस्काउंट और नेट
जब भी कभी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आए तो हमने सबसे पहले ये 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लिया करनी है। अब रिसीवेबल है या पेएबल है? रिसीवेबल। तो हमने यहाँ पर देखना है जी ग्रॉस रिसीवेबल क्या है, फिर इससे आसान हो जाएगा काम, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट की जब भी बात होगी, ये डिस्काउंट कैश वाला होगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कहानी शुरू हुई होती है, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कितना है और फिर नेट में रिसीव कितना हुआ, ग्रॉस रिसीवेबल कितना था और रिसीव कितना हुआ, ठीक है। पहले लिख लिया करेंगे परसेंटेजेस, जो परसेंटेजेस सवाल में गिवन है। सवाल में क्या कह रहा है, अ चेक ऑफ 192 वाज रिसीव्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अगर 4% डिस्काउंट था तो फिर 100 में से रिसीव कितना हुआ, 96%, ठीक है। ये काम कर लेंगे ना तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है, बल्कि तकरीबन सारा ही हो गया। अब रुपीस के अंदर बस फिगर्स चाहिए। सवाल में ये देख लेना है आपने, सवाल में ये देख लेना है कि आपको रिसीव्ड वाली अमाउंट दी हुई है या ग्रॉस रिसीवेबल वाली अमाउंट दी हुई है। अब आप बताएंगे। रिसीव्ड वाली गिवन है, कैसे पता चला, अ चेक ऑफ 192 वाज रिसीव्ड। तो चेक जो है वो हमेशा डिस्काउंट से नेट करके ही देगा ना, अगर उसे डिस्काउंट मिल रहा है तो। चेक, अगर किसी बंदे को आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो चेक ग्रॉस अमाउंट का देगा और फिर वापस डिस्काउंट लेगा? नहीं, वो घर से लेके ही कहा था आपको, घर से लेके कितने आएगा, 85 रुपये एग्जाम्पल, घर से लेके कितने आएगा, 85, 95 नहीं लेके आएगा कि 5-10 वापस लेके जाने, ठीक है ना। तो 192 वॉज गिवन, फॉर्मूला अपना लगाना है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज वाला। तो 192 जो है ये 96% पे पड़ा है, 192 96% पे पड़ा है, हमें ये चाहिए 100 पर। तो आपने 192 को डिवाइड करना है 96 से जो उसकी परसेंटेज है और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 200 रुपये का रिसीवेबल था, 8 रुपये डिस्काउंट मिल गया और दे दिया हमने, और 192। तो अब ओरिजिनल एंट्री हम कर सकते हैं। ये ओरिजिनल एंट्री आपके सामने आ गई है जी, ठीक है। करवाएं ज़रा ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री बैंक डेबिट, बैंक कितने से डेबिट जी, 192 से बैंक डेबिट हो गया, लेकिन डेटर कितने से क्रेडिट, डेटर क्रेडिट हो गया पूरे 200 से। अब बाकी 8 रुपये जो है वो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, जिसको अब हम, अच्छा सॉल्यूशंस के अंदर आपको ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट हुआ नज़र भी आएगा, तो आपने अब सेल्स कर देना। ये पुराने सॉल्यूशंस हैं, अब सॉल्यूशन अब जो है वो आई कैप भी अपने सॉल्यूशंस को चेंज कर चुका है, सेल्स को ही डेबिट करता है, ठीक है। ये बात समझ आइए, सेल्स डेबिट होने वाली आपको समझ आइए बेटा, आपने परसों क्लास ली थी, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, छुट्टियाँ करते रहें ऐसे ही। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 8 रुपये का है, ये समझ आती है बात बेटा, आपको ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब चूंकि IFRS 15 ने आकर कहा है कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को अलग से सेल को रिकॉर्ड करें आप ज़्यादा पे, और फिर डिस्काउंट बाद में एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें, इससे बेहतर है कि आप इस डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की बजाय सेल्स को ही कम कर लें। यानी एक्सपेंस का डेबिट होना या इनकम का कम होना, एक्सपेंस का बढ़ना या इनकम का कम होना, बात तो एक ही है। तो आप डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की बजाय सेल्स को डेबिट करें। तो ये हमने बात असल में कर ली थी सैटरडे वाले दिन, तो इसलिए मैंने ये सेल्स को डेबिट किया, ठीक है। अच्छा जी, अब ओरिजिनल एंट्री तो दी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो अब सवाल के अंदर भी ना उसने डिस्काउंट अलाउड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, लेकिन हम उसको सेल ही कर लेते हैं। ये अब ये सोल्यूशन किताब से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है, सवाल से भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सवाल भी पहले ऐसे ही बनते थे। बहरहाल अब अगर वो सवाल इस तरह से होता जैसे अब सिचुएशन, तो वो यूँ कहता, हाउएवर इन द कैश बुक अमाउंट रिसीव्ड वाज। अच्छा, अगर डिस्काउंट अलाउड कॉलम लिख भी दे, ये क्या होता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको जब BRS रिवाइज कराऊंगा ना तो कैश बुक के अंदर बताऊंगा, कभी कभी डिस्काउंट का कॉलम भी कैश बुक में डाल देते हैं, लेकिन ये आपके लिए चूंकि रेलेवेंट नहीं है, तो बस डिस्काउंट अलाउड का लफ्ज़ नज़र आ गया है ना, तो आप बस ये देख लें कि उसने क्या किया। वो कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड यानी 192 वॉज, अमाउंट रिसीव्ड वॉज
entered in discount allowed column and amount of discount was entered in cash column। यानी वो क्या ये रहा है कि भाई साहब ने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को 192 से डेबिट कर गया है और बैंक को डेबिट कर गया है 8 से। ये गलती इससे हो गई है। जिस चीज़ के बारे में खामोश हो आपको पता है वो तो हम सही ही अज्यूम करते हैं। अब सही करना है तो क्या करें, अच्छा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को मैंने अब सेल्स कर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप डिस्काउंट अलाउड, अगर सवाल इस तरह से लिख देगा तो आप डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को भी लिख सकते हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकम स्टेटमेंट बना, आप ये एंट्री डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की कर दें अगर लेट से, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए फिर उसको नीचे नहीं रखना, उसको फिर सेल में से लाइक सेल रिटर्न नेट ज़रूर करना है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस भी कोई एंट्रीज में लिख जाए तो इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा, लेकिन सही एंट्री आपको सिखा दी है मैंने, ठीक है। लें जी, तो फिर बैंक डेबिट होना था 192 से, हुआ सिर्फ 8 से, तो मज़ीद डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक को डेबिट करना पड़ेगा 192 में से 8 निकाल दो, 184 से बैंक डेबिट कम हुआ है। बैंक 192 से डेबिट होना था ना, 8 से डेबिट हुआ है। बैंक 192 से डेबिट होना था, 8 से डेबिट हो गया, तो मज़ीद कितने से डेबिट कर लें, 184 से। फिर सेल्स डेबिट करना था या डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, जिसने जो लिखा हो बस सेल ही लिखते हैं, ठीक है। सेल डेबिट होना, क्योंकि अब अगर वो सवाल कहेगा तो वो इस तरह से लिखेगा। अब एडजस्टमेंट वो यूं लिखेगा, अगर पर्चे में देगा ना एडजस्ट तो यूं कहेगा, हाउएवर द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन सेल्स कॉलम एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन बैंक। इस तरह से बात लिख देगा, ठीक है ना जी। बेटा नेट प्रॉफिट तो सेम ही आता है, मैंने परसों यही अर्ज की थी, अल्लाह करे वहां पे वो अभी भी बनी हुई हो, वैसे मुझे लगता है मैंने मिटा दिया था। मैंने मिटा दिया था, मैंने ये कहा था यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप ये ड्रामेबाजी ना करो कि आप 95 की सेल रिकॉर्ड करो और नीचे जाकर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो है वो 10 रुपये का माइनस करो, बल्कि इसको अलग से ना दिखाओ, यहीं पर 95 माइनस 10 85 कर लो, क्योंकि इस तरह से आपकी सेल्स ओवर स्टेटेड नज़र आ रही हैं। एक्सपेंस जीपी पे तो कोई फ़र्क नहीं है, नेट प्रॉफिट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 95 लिख कर नीचे 10 माइनस कर रहे हो, लेकिन ऊपर प्रेजेंटेशन 95 की कर जाते हो, यूज़र को मिसगाइड कर जाते हो, आप ओवर स्टेट कर देते हो। रेवेन्यू ही 85 का दिखाओ, ये बात मैंने की थी, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ना। मैंने कब कहा कि नेट प्रॉफिट पे कोई असर पड़ रहा है जी। बैंक डेबिट होना था 192 से, हुआ सिर्फ 8 से, तो मज़ीद 184 से डेबिट कर लो। सेल्स डेबिट होनी थी 8 से, गलती से 192 से डेबिट कर गए। अब जिसने जो लिखा हुआ है, किसी ने अगर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस लिखा हुआ है तो वो ये लिख दे, लेकिन अब आप नहीं लिखेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको सोल्यूशन के अंदर किताब में ये नज़र आएगा, ये नहीं, आप सेल्स ही लिखें, ठीक है जी। 184 से सेल्स को कर लें क्रेडिट, ठीक है। और डेटर के बारे में सवाल खामोश था, हमने सही अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 13 ख़त्म हुआ। तो ये जो मैंने आपको 4-5 सवाल कराने का इरादा किया है, जिसको अब इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते में हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, क्योंकि आप लोग इसको ट्राई करते रहेंगे, मेरी ये चाहत है कि जैसे अब मैं जीटा वाला सवाल कभी करवाता हूँ, उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये सवाल कहूँगा यार ज़रा जो है ना टाइमथी वाले को ट्राई करना है, अब उसको आप ट्राई करोगे, सवाल ऐसे ही बना लेंगे हम, इसके ऊपर एक एक करके 2-2 करके एडजस्टमेंट्स डिस्कस किया करेंगे, रोज़ाना करेंगे। फिर आपको कहूँगा चलो अच्छा अब देखो इस तरह से हुआ, ज़रा और ट्राई करो। तो उस ट्राई से आप एडजस्टमेंट्स तो सारी डिस्कस करनी है मैंने, लेकिन उस ट्राई से आपका एक्सप्रेशन, आपकी थिंकिंग, आपका जो है ना वो का नॉलेज जो है वो बेहतर होता चला जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा हाथ सीधा होता जाएगा। वरना देखो इस तरह से अगर मैं पहली बार ही आपको ये सवाल करा देता बगैर होमवर्क दिए, तो ये आपको समझना आसान था, मैं बोलता जाऊँ आप समझते जाओ, मसला नहीं होता। मसला तब होता है जिन बच्चों ने एफर्ट किया, उनकी बात कर रहा हूँ। घर पे एफर्ट करते हैं, कहते हैं यार ये क्या है, समझ नहीं आ रही, सोल्यूशन देखते हैं समझ नहीं आ रही, फिर क्लास में तो अच्छा हम ऐसे सोचते तो फिर ये होता, तो वो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाइड हो जाता है। और अगर मैं आप लोगों को आके यहाँ पे बैठ के बता दूँ अच्छा जी ये इस तरह से करना है, तो फिर आप कहोगे हाँ बस ठीक है, वो रूटीन में आए, क्लास में बैठे, जो उस्ताद ने बोला वो समझे और बस ठीक है। पर्चे में थोड़ी सी बात आगे पीछे हो गई, अब ना उस्ताद है ना वो स्पून फीडिंग है ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन को मैं ऐसे ही फैला दिया करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप।
ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है जी आपका, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जी। कल लेजर बनाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ का तो हम लेजर बनाते नहीं है, तो सर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के तो डेबिट साइड पे हमने वो ट्रांसफर किया होता है, वहाँ पे हम डेटर लिखेंगे या फिर आप बैड डेट रिटर्न ऑफ ही लिखें, कोई मसला नहीं। आपको ये थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी फील होगी, होने दें, कोई मसला नहीं। इनकन्सिस्टेंसी क्या होगी, आप कहेंगे कि जी ये देखें ना आप कि इधर बैड डेट रिटर्न ऑफ, इस वाले नहीं, इस वाले में देखो ऐसे कि जी इधर बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, इधर भी बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि एंट्री तो ये बननी चाहिए थी प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, यहाँ डेटर लिखते यहाँ प्रोविजन लिखते, नहीं लिखना, ठीक है। आपने इनकन्सिस्टेंसी को रहने देना है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट लेजर का ये सिर्फ अब यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, ये आगे FR2 में भी आपको इसी तरह से बन रहा होगा। IAS 12 का चैप्टर जो है टैक्सेस का, डेफर्ड टैक्स का, उसके अंदर आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसे ही बनाया जाता है। और टैक्स चूँकि आप पढ़ चुके हैं तो टैक्स वाले यही बात तो करते हैं। अब एक ही लेजर के अंदर हम दोनों बातें टैक्स वालों की लेके आते हैं। टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि जी हम आपको प्रोविजन अलाउ नहीं करते, रिटर्न ऑफ अलाउ करते हैं, तो दोनों हमें इस लेजर से मिला करेंगे वहाँ पे जाके भी। तो इनकन्सिस्टेंसी आती है तो आने दें, कोई मसला नहीं है। क्या वो ठीक है, लेकिन हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई होती है, तो फिर करंट टैक्स की कैलकुलेशन के वक्त जो आपने बिजनेस इनकम में टैक्स के बिजनेस इनकम के चैप्टर में पढ़ा, हम प्रोविजन ऐड बैक करके रिटर्न ऑफ माइनस करते हैं, हम अकाउंटिंग डेप्शन ऐड बैक करके टैक्स डेप्शन में, तो वो करते हैं हम। लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अपने कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हुए फिर ये काम कर लेते हैं, वहीं पे देख लेना, फिर ये टैक्स में देखना अभी जरूरत नहीं जी। चलें आगे। सर जब हम इवन सेल्स कम रिकॉर्ड करेंगे 184 से, तो उधर जब क्रेडिटर होगा तो वो भी अपना परचेज बिल कम रिकॉर्ड करेगा। बेटा वो क्रेडिटर का मसला है, हो सकता है क्रेडिटर ने ये गलती की ही ना हो। हमें क्रेडिटर की किताबों के बारे में ना कुछ बताया ना ज़रूरत है हमें बताने की। सर ये डिस्काउंट अलाउड की बात, बेटा डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहा हूँ, हमसे गलती हुई, हमने 192 को बैंक में डेबिट करने की बजाय बैंक में डेबिट करने की बजाय सेल्स में डेबिट कर दिया। नया जो कंसेप्ट है डिस्काउंट अलाउड की बजाय हम सेल्स को कम कर रहे हैं, हाँ तो फिर उसके बदले उधर वो अपना परचेजेस भी कम बेटा वो उसका मसला है यार, आप समझ नहीं रहे हो आप, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिस्काउंट ही हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। हमने डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट किया, आप यूँ समझो, आप समझो सेल्स नहीं है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना था 8 रुपये, आपने 182 रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को कम करके बैंक को वापस बढ़ा लिया। यहाँ पे कोई लिखा हुआ है कि उसने भी यही गलती कर रखी है कि उसने डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आपसे उसने देखा आपने 182 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया है, उसने कहा चलो मैं डिस्काउंट रिसीव्ड भी इतने से डेबिट कर लेता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार। बाकी जो कॉन्सेप्ट है भाई वो ये है, वो आपको मैं कल दे चुका हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है, अलग अलग सोचो, दोनों को अलग अलग सोचो। अगर बुक्स ऑफ सेलर हैं तो उसकी ये एंट्रीज होती हैं, ठीक है, कि वो इस डिस्काउंट को सेल्स में डेबिट करेगा। और अगर आप बायर की बुक्स में जाते हैं तो अब ये बिल्कुल अलग कहानी है। अब आप इसकी किताबों में आप उसको सोचें, सिर्फ सेलर को सोचें सेलर की किताबों में, अब सिर्फ बायर को सोचें। अब अगर आप बायर के अकाउंटेंट हैं तो बायर ने ये करना है, ये दोनों को इंटर रिलेटेड थोड़े ही हैं कि अगर सेलर अपनी किताबों में गलती करेगा तो बायर भी वही गलती करेगा। पहली बात तो ऐसा होता नहीं, दूसरी बात अगर हो भी तो हमारी बला से बाढ़ में जाए भाई, वो हम अकाउंटेंट किसके हैं, हमारी फाइनेंसेस किसके बना रहे हैं, सही किसको कर रहे हैं, बस उसी को देखो, ठीक है। अच्छा जी, टाइमथी किसने ट्राई किया, हैवी सवाल था, है समझ ही कुछ नहीं आया होना, आधा ज़्यादा समझ आ गया था जो 2 बच्चों ने किया, 3 ने, कुछ थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट समझ आई, कुछ नहीं आई, वो ये बड़ा है, जो कुछ समझ आ रही है बहुत है। पहले मैं जीटा करवाऊंगा जी बेटा। एग्जाम्पल 3 अच्छा कर लेते हैं, पहले अब मैं जीटा करूंगा, ये जीटा कर लें, उसके बाद वो आज नहीं तो कल कर लेंगे, याद नहीं आज शुरू हुआ स्टेटमेंट इक्विटी तो कल शुरू कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले ये काम करवाऊंगा। जीटा वाला सवाल एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके अंदर जो कल मैंने किया ये वाला काम डेटर्स का, ये शॉर्टकट था। ये क्या था जी, ये शॉर्टकट था, ये मजबूरी थी, डेटर्स अवेलेबल नहीं थे। एक तो ये बात देखेंगे हम कि अगर डेटर्स का बैलेंस गलत वाला दे दे तो फिर हम उसको सही करके प्रोविजन दोबारा कैलकुलेट करके दोबारा से जो है एडजस्टमेंट करते हैं, एक बात। दूसरी बात स्पेसिफिक प्रोविजन का एक कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, ठीक है, वो भी इस सवाल के अंदर हमें मिल जाएगा। ओके।
अच्छा जी, जीटा ट्रेडर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 इज अंडर प्रेपरेशन. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिस्पेक्ट. 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 30 जून गिवन है, यानी क्लोजिंग गिवन है. अनएडजस्टेड का अभी तक मुझे नहीं पता, वो तो अगली इट वॉज नोटेड पढ़ के पता लगेगा. ओहो अच्छा ये गलत है, वरना अभी तक तो सिर्फ क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस तो क्लोजिंग डेटर्स हैं और उनमें से ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस. ठीक है ना, इनमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नेट लेस करें तो नेट डेटर्स आ रहे हैं 2100. ये उन्होंने कहा कि ये हमारी डेटर्स हमारी तरफ से और प्रोविजन क्लोजिंग है. ये उन्होंने कैलकुलेट करके सारा कुछ करके रखा हुआ था कि ऑडिटर आया होगा और उसने ये चीज़ें नोट कर ली. ठीक है, अब कहानी आगे शुरू होती. कहता है इट वॉज नोटेड दैट एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली वॉज सेटल्ड, अमाउंट वॉज क्रेडिटेड. गलती है, बोलो गलती है. अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो हिल गए. क्यों? क्योंकि एक चीज डेटर में क्रेडिट हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो सही करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा ना. फिर अगर डेटर्स हिल जाने हैं तो ये प्रोविजन भी हिल जानी है. इसका मतलब ये डेटर्स भी अब हमारे अनएडजस्टेड है और ये प्रोविजन भी अनएडजस्टेड. ठीक है, समझे हो? तो फिर हम क्या कर लें जी, हम यहाँ पर स्टार्ट में बना लेते हैं डेटर्स और प्रोविजन का लेजर बनाते हैं अनएडजस्टेड. अनएडजस्टेड डेटर्स और अनएडजस्टेड प्रोविजन. ठीक है, गलतियां सही करेंगे और फिर प्रोविजन दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से असर निकल आएगा. तो एडजस्टेड डेटर्स के अकाउंट में अनएडजस्टेड डेटर्स को ले आओ, एडजस्टमेंट्स करके कि ये बैलेंस डेबिट नेचर का होता है तो फिर इसको दोबारा रीओपन डेबिट साइड पर ही करना है. 2500 में कर रहा हूँ. ठीक है, और एडजस्टेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें अनएडजस्टेड कैरी डाउन इसको लिख लो 400. ठीक हो गया जी. अब गलतियां सही करेंगे पहले डेटर्स में, डेटर्स सही हो जाएंगे, जो क्लोजिंग सही वाले डेटर्स होंगे उन पे प्रोविजन निकालेंगे, उसको प्रोविजन का क्लोजिंग बना लेंगे. अगर ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए वो बढ़ गई तो बढ़ा लेंगे, कम हो गई तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी. उन्होंने पहले जो किया हुआ है उसकी कमी बेशी खुद ब खुद. तो ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली ये सही रखता है. जो पिछला सवाल था उसमें मजबूरी थी हमारी कि हमारे आसान वही है, समझ आ जाए ना तो आसान तरीका वही है, इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट तो यहीं से ही पूरा होता है. तो ये अनएडजस्टेड वाली बात समझ आ गई. क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है. ओपनिंग डेटर दौरान साल कितनी सेल्स हुई, कितना कैश आया, कितने बैड डेट हुए, और क्लोजिंग ये नहीं निकालना हमने. क्लोजिंग उन्होंने निकाला हुआ था, कुछ गलतियां हो गई. प्रोविजन उन्होंने निकाल ली थी, रेट लगाकर एक्सपेंस ले गए थे, ये क्लोजिंग्स गिवन है ना. अब उनमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो गलतियां सही करनी है. शुरू करें जी, अपनी जो रूटीन वाली कार्रवाई है वो शुरू करते हैं जी. रूटीन कार्रवाई क्या है जी? ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाई. आपको मैंने बता दिया था, सिखा दिया था कि आपने पर्चे के अंदर पहले रेक्टिफाइंग एंट्री का सफ़ा दे देना है अगर उन्हें रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज मांगी, और अगले पे ओरिजिनल और रॉन्ग. ठीक है, अच्छा जी. एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी कि इसकी हमने प्रीवियसली एंट्री कर दी थी. बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट. ठीक है जी, वो आया और सेटल कर गया ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट. उसने कहा जी मेरे पास तो 250 का 80% कितना बनता है? 250 का 80% कैलकुलेटर निकाल 200. वो आया हमारे पास, कहने लगा देखो मेरे हालात बड़े ख़राब हो गए थे तो मैं चला गया था, मेरी नीयत पे शक ना करो, मैं चला गया था, अब मैं आया हूँ, लेकिन मेरे पास ना 200 ही है. वो 250 वाले जो थे आपका देना 250 था, पर मेरे पास ये 200 ही बन पाया. मैं अपना सब कुछ बेच के आ गया कि यार कर्ज तो शहीद को माफ़ नहीं है, मेरे पास यही बना है. अगर आप मुझे ये लेकर ही मुझे माफ़ कर दें, मेरी आखरत का हक माफ़ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी.
तो हमने माफ़ कर दिया ना, लिखा हुआ है वॉज सेटल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 20% डिस्काउंट। यानी कि जब ये पैसे आए हैं तो ये पैसे कैश डेबिट जो हुआ है, ये कैश 250 से डेबिट नहीं हुआ बल्कि 250 के 80% यानी 200 से डेबिट हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये ओरिजिनल एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, होनी 200 से चाहिए थी, 250 से नहीं। ये बात समझे हो? घर पे कितने बच्चों ने ये वाला सवाल ट्राई किया है? बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, पास होने वाले बहुत कम बच्चे हैं। अगर आप लोगों ने खुद से नहीं पढ़ना है बेटा तो यकीन कर लें आपको कोई दुनिया की ताकत पास नहीं करा सकती। फिर आपने अगली बार बैठे होना है, फिर आपने कहना है नहीं इंट्रो प्लस R1 थी ना, या आपने कहना है नहीं ICAP तो पास ही नहीं करता। तो बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं। ये देखें आपका एटीट्यूड कैसा चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप। क्या करते रहे संडे पे? अच्छा, और सब्जेक्ट की पेडेंसीज कवर करते रहे और इसकी पेडेंसीज कर दी, ठीक है। अच्छा चलें, ओरिजिनल एंट्री बताएं जी। होना चाहिए था कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट 200 से, ठीक है जी। लेकिन गलती से रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, गलती से द अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू, वही जो करते हैं अक्सर भाई साहब, गलती कर गए। कैश डेबिट करके डेटर्स को दोबारा, आप देखो डेटर्स तो पहले भी क्रेडिट हुए थे, डेटर्स को दोबारा क्रेडिट कर गए। जी बेटा, बेटा 50 का सेल्स डेबिट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेल्स डिस्काउंट नहीं है। हमने 250 रुपये का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था पिछले साल, कुल हुआ पढ़ दी थी इसमें। अब उसमें से 200 आ गया बस, ठीक है, तो वो 200 इनकम बनाओ। बात समझो आप, ये कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं है, ये तो हमने राइट ऑफ कर दिया था। इस पे फातिहा पढ़ ली थी, 250 पे फातिहा पढ़ी थी, उसने आके कहा 200 ही है भाई, तो फिर 250 का एक्सपेंस था, जो रिकवर हो गए वो इनकम बना लो, 50 एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है। ये डिस्काउंट के लफ्ज़ नहीं, यहीं पर तो उसने गोली कराई थी आपको, यही तो वो गोली थी जिसमें आप आ गए, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं जी। रेक्टिफाइंग एंट्री है, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। कितने से जी? 200 से। और डेटर गलत क्रेडिट हो गया है, सही करने के लिए डेबिट कर लें। अब जैसे ही डेटर हिट हो गया, आपको पता लग गया वो एडजस्टेड डेटर्स में इस 200 ने जाना है, और फिर जाहिर है प्रोविजन ने भी हिल जाना है, ठीक है, सही है। तो ये तो एक रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, लेकिन अभी चल रहा है काम, ये तो अभी एक काम हुआ। बहुत सारे काम निकले हैं डेटर्स में से, बहुत सारे। उसने बेसिकली इस सवाल के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट का टॉपिक उसने चेक किया था बच्चों का। चलें जी, सेकंड बुलेट पढ़ें। फर्स्ट बुलेट क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, फटाफट इसकी एंट्री सोच लें दिमाग में। परचेज रिटर्न की एंट्री होती क्या है? परचेज रिटर्न क्रेडिट और देखो, परचेज रिटर्न को डायरेक्ट कभी ना सोचा करो, परचेज को सोच लिया करो। परचेज के बढ़ने पे परचेजेस डेबिट होती हैं, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न के बढ़ने पे उनको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं, क्रेडिटर, अच्छा ये एंट्री होनी थी, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू, यानी ओरिजिनल एंट्री होना चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट पाकिस्तान रेलवे, चलो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट कितने से जी? 500 से, ठीक है। अच्छा जी, अब गलती से क्या कर गए वो, वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू, ओए होए होए होए, डेटर्स को डेबिट कर दिया, डेटर्स को हिट करा दिया उन्होंने, गलती डेटर्स में करा दिया उन्होंने, प्रोविजन जो चल रही है जी। तो डेटर्स डेबिट कर दिए, जिस बारे में खामोश है उसको सही एज्यूम करना है हमेशा, ठीक है जी। 500।
अब सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिटर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट करो इसको। हाँ अच्छा सॉरी, क्रेडिटर डेबिट होना था नहीं हुआ तो कर लें डेबिट 500 से। परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी थी, हो गई, कुछ ना करें। डेटर गलत डेबिट हो गए हैं, सही करने के लिए तो डेटर्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं। डेटर्स हिट हो गए हैं तो प्रोविजन पे असर पड़ जाएगा। ठीक है जी, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है भाई कह रहे हैं, इत्तेफाक से बन गई है। अच्छा जी छोड़ें छोड़ें भाई की बात तो छोड़ें, आपको एक बुलेट रह गया है जी, ये बुलेट भी पढ़ लें। जी, राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर was declared दिवालिया एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना है। अच्छा जी, यानी एंट्री क्या बनती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर प्रोविजन डायरेक्ट लिख दूं, लेजर नहीं ना बनाएंगे बैड डेट का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट डेबिट कर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने डायरेक्ट यहाँ पे की है, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट करना है 80 से, और यानी बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट करना है 80 से और डेटर्स को क्रेडिट करना है। नीड्स टू बी रिटर्न 80 है। मेरा तो नस्थीजिया लै गया, मैंने लग रहा है ताड़ा हाले नहीं लगता, सो के आए हैं ना, सो के सारी तवार पढ़ा तो है नहीं जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि नीड टू बी रिटर्न ऑफ अभी राइट ऑफ नहीं किया, तो ये तो सबसे आसान एंट्री है, कर लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे ही बोल लें, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ठीक है जी, अब बस एक काम रह गया, क्योंकि प्रोविजन के खाते हैं बड़े बड़े और अगले पॉइंट में उन्होंने बताया प्रोविजन के साथ क्या करना है, लेकिन जो करना है उससे पहले ज़रा डेटर्स को सही कर लें। रेक्टिफाइंग एंट्री देखते हैं जी। रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स 200 से डेबिट हो रहे हैं, डेटर्स 500 से क्रेडिट हो रहे हैं, डेटर 80 से क्रेडिट हो रहे हैं, ये एडजस्टमेंट डेटर्स में पड़ रही हैं। बैड डेट रिकवरी इनकम ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बैलेंस शीट का नहीं है। क्रेडिटर्स मेरे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं है इस वक्त, ठीक है। और प्रोविजन ये भी मेरे लिए रेलेवेंट है, प्रोविजन 80 से डेबिट हो रहा है। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको ज़रा कर लेते हैं पहले। सबसे पहले जी डेटर्स को क्रेडिट कर दें आप, सॉरी डेबिट कर दें, है अभी नशा जी। बैड डेट रिकवरी इनकम लिख लें या एडजस्टमेंट लिख दें, कुछ भी कर दें, कोई मसला नहीं। बैड डेट रिकवरी इनकम, ठीक है। 200 बस डेबिट साइड पे लिखना है, आपकी अपनी वर्किंग है, जो मर्जी कर लें। ये वर्किंग 1 है मेरी, ये वर्किंग 2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी डेटर 500 से क्रेडिट हो रहा है, एडजस्टमेंट 1 लिख दें चाहे क्रेडिटर लिख लें, आपकी मर्जी है। भाई समझ आ रहा है ना सबको, कहीं पे ये ना हो समझ ना आ रहा हो, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन डेबिट हो रही है 80 से और डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं 80 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन आपकी तसल्ली क्योंकि नहीं हो रही इसलिए मैंने बैड डेट लिख दिया, रिटर्न ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैड डेट रिटर्न ऑफ, हालांकि आ उधर रहा है डेटर्स, बल्कि यहाँ प्रोविजन नहीं लिखते, यहाँ बैड डेट रिटर्न ऑफ, आपको तसल्ली रहे कि ये वाली इनकन्सिस्टेंसी मैं आने दिया करूँगा, ठीक है, ओके। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि बैड डेट राइट ऑफ डेबिट हुआ होगा और फिर उसको क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट किया, बस ऐसे ही, ठीक है। लें जी, रेक्टिफिकेशन हो गई, बोलें
एडजस्टेड कैरी डाउन बताएं फिर। 2-1, लो जी हो गए डेटर्स सही। प्रोविजन एडजस्टेड कैरी डाउन प्रोविजन का बता दें। एडजस्टेड कैरी डाउन नहीं, हम दोबारा कैरी डाउन, एडजस्टेड भी कह सकते हैं, एडजस्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन निकालेंगे हम दोबारा। ठीक है, अब इसके लिए आज एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालना। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है बड़ा अहम। ठीक है, ज़रूरत नहीं समझी थी बेसिक के अंदर, इसी सवाल में समझाने की नीयत थी। स्पेसिफिक प्रोविजन का एक कॉन्सेप्ट भी है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन हमने करनी यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। मुझे ये बताओ प्रोविजन कैलकुलेट करते किस चीज़ के ऊपर है? क्लोजिंग डेटर्स पे ना। तो सबसे पहले आप डेटर्स को उठा लो, क्लोजिंग डेटर्स जो कि अब एडजस्ट हो गए हैं, एडजस्टेड वाले ही उठाना। ठीक है ना, एडजस्टेड, ये वर्किंग नंबर 1 से आए हैं। कितने रुपीज में? 2120। ठीक है, और समझ आ रहा है? ये यहां पर क्यों रखा? क्योंकि एक नई लाइन आगे गिवन थी। आज कह रहा है आज कि ZT मेंटेन्स प्रोविजन फॉर 25% ऑफ बैलेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। यानी कि डिफरेंट रेट्स आ गए। पहले क्या पढ़ा था हमने? 21-20 जो भी निकले, 21-50 निकला, कितना निकला? 21-20 जो डेटर्स आए हैं वो लिखा होता सिर्फ ये वाली लाइन लिखी होती। ठीक है, 5% प्रोविजन का रेट है, तो इसका मतलब था कि 21-20 सारे के सारों पर 5% रेट है। लेकिन वो ये कह रहा है नहीं जी, हम ना थोड़ा सा प्रोविजन का तरीका ये रखते हैं कि जो हमारे बैलेंसेस 6 महीने से पुराने हो जाएं। देखें, डेट जितना पुराना उतना ज़्यादा शक होता है उस पर। ठीक है, तो जो वो कहते हैं जी, जो हमारे डेटर्स 6 महीने से पुराने हो गए हैं, हमें उन पे ज़रा ज़्यादा शक है कि उनमें से शायद 25% नहीं आएंगे, और जो बाकी हैं उन पे सिर्फ 5% शक है। तो ये जो 25% लगाया ना हमने 6 पर, ये इस तरह भी हो सकता था वो किसी एक दो के नाम के बारे में कह देता कि जी हमारे पास जो टोटल डेटर्स हैं इनमें से कोई जो है वो सैफल नाम का एक डेटर है, हमें उस पर ज़्यादा शक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन लगा के बाकियों पे फिर जनरल प्रोविजन लगाते हैं। 5% इज जनरल प्रोविजन रेट। ठीक है ना, तो कोई स्पेसिफिक रेट अगर कह दे तो छोटी सी कैलकुलेशन जैसे करने लगा हूं ऐसे कर लेनी है। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। क्या कहता है जी कि 25% प्रोविजन क्रिएट करते हैं, 25% फॉर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज एट 30 जून 19, हमारे साल के एंड की बात कर रहा है। सच बैलेंसेस आर एग्रीगेटेड टू 6 लाख, जिसमें राणा एंड सन्स शामिल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आपने राणा एंड सन्स को क्रेडिट किया है तो फिर इस क्लोजिंग के अंदर वो नहीं है, तो शायद इस पे स्पेसिफिक उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जो 21-20 बचे पड़े हैं ना, इन्हीं 21-20 में से 600 जो हैं वो 25% शक वाले हैं, इनमें राणा एंड सन्स नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है ना, बात समझे हो? जहन में आ सकता था ना राणा एंड सन्स ना पड़े हो। बहरहाल आसान ही है सवाल। इधर देखो, क्लोजिंग डेटर्स जो पड़े हैं इनमें से आपने लेस कर देना है स्पेसिफिक प्रोविजन को। ठीक है, कितने रुपए के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन लगानी है? पूरा 600 यहां पर लिखो, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन लगा दो। कितनी जी? 25%। और रुपीज प्रोविजन के कितने आते हैं इस पे? 600 का 25%, 600 पर 150 का शक है, 600 पर 150 का। ये समझ आई? और बोलो, हम ये कह रहे हैं 600 में से 150 नहीं आएंगे, ये शक है हमें। ओके, अब मुझे ये बताओ कि 600 के ऊपर आपने 25% लगा लिया, यानी 600 पे जो शक था वो आपने लगा दिया। अब 21-20 में से ये पूरा 600 माइनस कर दो, जो बाकी डेटर्स बचेंगे उन पे 5% प्रोविजन लगाकर आपने जनरल रेट लगाना। ये ना हो कि आप 600 को भी यहीं पड़ा रहने दें, तो 600 पे एक 25% वाला शक लगे और एक फिर जनरल 5 वाला लग जाए, ये नहीं होने देना। ठीक है, तो जिस बैलेंस पे आपने स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट की है वो पूरा बैलेंस आपने माइनस कर देना। ठीक है, तो बकाया रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग 15-20, यही 15-20,
यही कोई 15-20 ऐसे कहते हैं ना, यही को 15-20, ये 15-20 5% लगाओ 76। ठीक है जी। तो प्रोविजन इन रुपीस टोटल कितनी निकाल ली फिर आप? 226। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? कहां से समझ नहीं आई, जरा दोबारा बताओ। हैं 600 से। देखें टोटल 21-20 के डेटर्स हैं हमारे पास। इस 21-20 पे सारे के सारे पे 5% शक है? नहीं। वो ये कह रहा है जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स होते हैं इनमें से जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने होते हैं, ठीक है, ये हमारे टोटल डेटर्स है ना सही होने के बाद, कहता है इनमें से 6 महीने से ज़्यादा पुराने 600 हैं और बाकी 1520 जो हैं वो 6 महीने से कम पुराने हैं। जो 600 हैं जो मोर देन 6 मंथ ओल्ड हैं इन पे हमें ज़्यादा शक है, इन पे 25% प्रोविजन क्रिएट करनी है हमने। और जो बाकी 1520 हैं इन पे 5%। अब 600 पे 25% लगाओ तो 150 है और 1520 पे 5% लगाओ तो 76। तो टोटल प्रोविजन कितनी हो गई? 226। ठीक है। अब मैंने ये यहां पर इसलिए कहा कि आपने 21-20 में से 600 माइनस करना ना, वर्किंग इस तरह से करनी है, 600 माइनस करना है। पूरा 600 माइनस इसलिए कर लेना है कि अगर आप मिसाल के तौर पे 21-20 में से 600 माइनस ना करें या मिसाल के तौर पे 150 माइनस कर दें तो जो बैलेंस नीचे चला गया इस 600 में से उस पर 5% रेट भी लग जाएगा। हालांकि हमें सिर्फ 600 रुपए के ऊपर 150 का शक है, बाकी शक नहीं है। 2120 में से, ये ज़्यादा बेहतर समझा रही है ये वाली वर्क, 2120 में से 600 पर हमें 150 का शक है, अब वो साइड पे हो गया। जो बकाया रह गए हैं उन पे 5% है, तो इसलिए टोटल बैलेंस में से स्पेसिफिक प्रोविजन का पूरा बैलेंस माइनस कर दिया करेंगे। अब समझ आई है? और जी किसी को समझ ना आई हो फिर सोचते हैं ना, अभी तो लिखा हुआ है ना, अभी लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा आए तो फिर देखेंगे। अभी लिखा हुआ है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, अभी तुम क्यों सोच रहे हो? ठीक है जी। अच्छा वैसे आपस की बात है, भाई क्या कह रहे हैं आप? चलो डेटर क्रेडिट हो गए, बोलो। अब वो अगर कहता कि इसमें राना एंड सन्स भी है तो वो तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं। भाई का सवाल है, अब चलो भाई का जवाब ही नहीं देते कभी मुझे। अगर 21-20 में राना नहीं पड़ा और वो कहता 600 में राना है तो हम 600 में से भी राने को निकाल देते, क्योंकि 21-20 में राना नहीं पड़ा, पर 21-20 में राना पड़ा है, ठीक है ना। तो फिर इसलिए हमने 600 के अंदर भी उसको पड़ा रहने दिया। थोड़ी सी बात समझ आई है? अब मसला यह ना कि ऐसी बात मैं करता हूँ तो आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं, हुआ क्या है। मसला है कि ऐसी बात सवाल में जब आती है तो बंदा अप्लाई कर लेता है, हो भी जाती है, समझ भी आ जाती है। तो लेट द एडजस्टमेंट कम इन क्वेश्चन। ओके, ये भाई के सवाल पे आपने गौर नहीं करना। ओके जी, इग्नोर करें जी। प्रोविजन 226 आ गई, बोलें जी। तो प्रोविजन मैं कह देता हूं जी, मैंने एडजस्टेड प्रोविजन निकाली है। अगर एडजस्टेड प्रोविजन लिखना है तो एडजस्टेड प्रोविजन लिख दें, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें, पर वर्किंग 3 लिख लें और 226 यहां पे लिख दें। अब मजे की बात यह है कि ये लेजर ही आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल देगा, चुप करके आपने वही रेक्टिफाइंग एंट्री कर देनी है जी। किस तरफ बैलेंस आ रहा है? अपने नॉर्मल तरफ ही आ रहा है। ओ नो, अब नॉर्मल तरफ आ रहा है। कितना? 94। यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर इसमें से निकाला करते हैं बैड डेट एक्सपेंस की। ये बैलेंसिंग फिगर जो होती है ये जाया करती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कोई नहीं, हमें लेजर बता रहा है कि प्रोविजन को कर दो डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कर दो क्रेडिट। तो आओ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हुआ, ठीक है, और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जो जाती है वो, यानी एक्सपेंस शायद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था उनसे। अच्छा वैसे आपस की बात है, अगर गौर करो ना तो वो उसी तरह से डेटर्स की तरह से पता आज भी लग रहा है। डेटर्स 200 से डेबिट हुए, 500 से और 80 से, 580 से क्रेडिट हुए, तो डेटर नेट में ज़्यादा क्रेडिट हुए हैं, डेटर मतलब कम हुए हैं, तो प्रोविजन को भी कम होना चाहिए था, कम ही हो रही है प्रोविजन। तो बात पहुंची वहीं पे ही है, ठीक है। लेकिन इस सवाल ने बहुत से असरार और रमूज आज ओपन किए बैड एंड डाउटफुल डेट के टॉपिक के, ठीक है जी। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी। ये सारी
जी बेटा सिक्योर्ड होते तो भाई साहब कह रहे हैं अगर सिक्योर्ड होते, भाई देखें अगर कोई डेटर सिक्योर्ड है तो उस पर तो शक ही नहीं ना होता। अगर किसी बंदे से आपने सिक्योरिटी रखी हुई है, वो पैसे नहीं देगा तो आप वो चीज़ बेच के पैसे पूरे कर लोगे, तो सिक्योर डेटर्स पे प्रोविजन होती ही नहीं है। तो अगर सवाल में सिक्योर डेटर गिवन होता तो हम यहाँ से लेस सिक्योर डेटर करते, उस बैलेंस को माइनस करते, प्रोविजन का रेट 0 लगाते, और बैलेंस इसलिए माइनस कर लेते कि वो नीचे वाले में शामिल ना हो जिस पे प्रोविजन लगनी है। आ जाए तो ये भी हो सकता है जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं, किस 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 लेजर की क्रेडिट साइड पे? प्रोविजन के लेजर में बैड डेट एक्सपेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सबूत के तौर पे हम अपने रिवीजन वाली जगह पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने इस सवाल में क्या देखा था। बैड डेट हमेशा नहीं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं ज़्यादातर इधर ही आता है, कभी कभार इधर भी आ जाता है जब हमें रिवर्सल करना पड़ जाता है। बैड डेट एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था प्रीवियस ईयर में, इस दफ़ा रिवर्स, एक तरह की इनकम बनती है, इसको इनकम कहें या रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड एक्सपेंस, ठीक है। तो आ सकता है इस तरफ, आया भी था ये हफ्ते वाले दिन जी। ये एडजस्टमेंट है जी आपकी। बस यही मुश्किल एडजस्टमेंट थी, बाकी तो आसान आसान है। मुझे लगता है यही सवाल होगा। कोई नहीं, स्टेटमेंट इक्विटी कल शुरू कर लेंगे, आज वैसे भी मैं ज़रा हल्की आंच पे पढ़ा रहा हूँ। चलें आगे। बेटा डेटर्स पर जो डेटर्स हैं उसी पर ही शक है ना। 100 रुपये में से 10 ने नहीं आना। अब ये 180 कर दो, 10% अगर लगाना है तो फिर 8 पे शक है। यही 120 कर दो, 10% शक है तो 12 ने नहीं आना। तो डेटर्स के क्लोजिंग पे शक है, वो डेटर्स बढ़ जाएंगे तो शक भी बढ़ जाएगा। जितने रिसीवेबल्स उतना ज़्यादा शक है ना भाई, उसी पे प्रोविजन का रेट लगाते हैं जी। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ें और कोशिश करें इसको कोई ना कोई ओरिजिनल एंट्री बन जाए आपसे। आज एक और नई चीज़ भी सीखनी है, इसीलिए मैंने ना इरादा बदल दिया स्टेटमेंट इक्विटी का। नई चीज़ मतलब जो इन्वेंट्री के आपको सिस्टम्स पढ़ाए थे उनमें अब नॉर्मल लॉस की एंट्री आज सिखा रहा हूँ। जब नॉर्मल लॉस की किसी सवाल में आएगी वो भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। आपको कहा था कि लॉसेस की एंट्री अभी आपको नहीं सिखाई मैंने, ठीक है, वो सिखाऊंगा सवाल में। तो आज अब नॉर्मल लॉस की एंट्री आ रही है। कह रहा है एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस, अ चेक वॉज सेटल फॉर एन इन्वेंट्री लॉस। अच्छा, इन्वेंट्री लॉस के साथ उसने लिखा नहीं हुआ कि ये इन्वेंट्री लॉस नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, तो मैं क्यों अब नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोई बता दे। देखें जी, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नॉर्मल लॉसेस की कवर नहीं देती है आपको, ये बात जिंदगी में याद रखना। नॉर्मल लॉसेस को नहीं इंश्योरेंस वाले कवर देते। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात आ रही है तो फिर अब नॉर्मल लॉस हुआ था तभी इंश्योरेंस वाले आगे बढ़े। नॉर्मल लॉसेस का कवर नहीं देते वो। नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं जी? हम केमिकल इंडस्ट्री में हैं और हम जब दो केमिकल्स मिक्स करके पेंट बनाते हैं तो केमिकल हीटिंग के प्रोसेस में वेपोरेट हो जाता है। इंश्योरेंस वालों, अगर हम 10-10 लीटर केमिकल डालें तो सिर्फ 12 लीटर पेंट बनता है। तो जो 8 लीटर का केमिकल वेपोरेट हो जाता है, आप उसका कवर दे दें हमें, वो कहेंगे जाओ भाई काम करो, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है तुम्हारा ये 8 लीटर केमिकल का उड़ जाना, वेपोरेट हो जाना, हम इसका कवर कैसे दें। तो पेंट बनाने वाली कंपनी ने 10-10 लीटर केमिकल डाल के 20 लीटर इनपुट करके 12 लीटर पेंट आउटपुट लेना है। तो जो 8 लीटर उनका प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है, नॉर्मल लॉस, उसका कवर उन्हें कोई नहीं देगा, वो उनके प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, उनका जो केमिकल पड़ा था रॉ मटेरियल, या उनकी जो फिनिश गुड्स पड़ी थी पेंट, उसको आग लग गई या किसी ने चोरी कर लिया या वो कोई जल्जला आया या सैलाब में बह गया, तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है जिसको कवर देंगे इंश्योरेंस वाले। इसलिए इंश्योरेंस का नाम जब भी आए एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा,
छोड़ें यार एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। मुझे ये बताएं, आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्री आती है? एबनॉर्मल लॉस, अगर आपको याद हो डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था, एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट जी, इसकी कोई एंट्री याद है? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद है तो बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अगर कैश आ जाता तो फिर तो हम कहते थे फर्क ही कोई नहीं है एंट्री में। कैश नहीं आता था तो इंश्योरेंस वाले मान लेते थे तो कुछ अरसे के लिए, पढ़ा हुआ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में गेन नहीं आ सकता, मैंने आपको उस वक्त बताया था, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस मैक्सिमम सिफर हो सकता है। इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम आपका लॉस कवर करते हैं, गेन नहीं देते। वरना मैंने आपको कहा था हर कोई अपने एसेट्स को जला जला के बेचे, आसान काम है, तीली लाओ इंश्योरेंस वाला तो पैसे लो, ठीक है? सर्दियों में, हाँ सर्दियों में आग भी सेको है, तो ऐसे नहीं होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस के केस में डेबिट ही होगा या मैक्सिमम जीरो हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी डाटा ऐसा दे दे के हो रहा हो तो फिर उसकी बात मान लेना, सवाल में अगर लिखा हो, ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है? लेकिन अगर हो जाए तो सवाल के डाटा के हिसाब से तो फिर कर देना, क्या हो सकता है। कभी कभी सवाल बनाते हुए नहीं ख्याल रहता बनाने वाले को, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो ये नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो आपको बता दिया, ठीक है? और क्या जी, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट, ठीक है? फिगर कोई लिख लें, चलो रहने दो, फिगर क्या लिख। जी ये एंट्री में कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें। ये एंट्री हमें आती है, बोलो। चलो ये एंट्री आपको आती है ना, तो फिर ये एंट्री भी आपको आती है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। सबसे पहले तो इसमें भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। क्या? इन्वेंट्री तो डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है, इस पे तो अगर कोई वैल्यू कम होती भी है तो वो एनआरवी लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता। चलो इससे तो जान छूट गई। बाकी एंट्री सारी सेम, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। और फिक्स एसेट नहीं गया, इन्वेंट्री गई है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है? मुश्किल या आसान? देखो हमने एंट्री से एंट्री डिराइव की, हम ना नई चीज़ पढ़ने के आदी नहीं है, नई चीज़ें नहीं पढ़ते हम, पुरानी चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं, उसी से नई डिराइव कर लेते हैं। किताबों में आपको अक्सर जगह पे ना एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की 2 एंट्रीज नज़र आएंगी, आपने 2 नहीं करनी, उन 2 को अगर आप इकट्ठा करें, नेट करें तो ये एक ही बन जाएगी। तो ये एक इसलिए करवा देता होता हूँ मैं, क्योंकि ये हमें ज़रा बगैर याद किए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऐसे, ठीक है ना? अब एक चीज़ सिर्फ हो सकती है, वो ये कि सिस्टम 2 हैं, एक पीरियोडिक दूसरा परपेचुअल। फर्क क्या था? पीरियोडिक में परचेजेस का अकाउंट बनता है, परपेचुअल में इन्वेंट्री का। सवाल अगर कहेगा पीरियोडिक सिस्टम है तो क्रेडिट परचेजेस को कर देना, सवाल अगर कहे परपेचुअल सिस्टम है तो क्रेडिट इन्वेंट्री को कर देना। यानी ये दोनों चीजें हो सकती हैं। क्रेडिट इन्वेंट्री होगा जब कौन सा सिस्टम होगा? परपेचुअल, और परचेजेस को क्रेडिट कर देना, यही एंट्री जब होगा पीरियोडिक, ठीक है? अच्छा इसी तरह से ना एक और एंट्री आएगी और वो होगी एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश। इसको कैश मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस भी कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम जाकर पढ़ेंगे एनपीओ के टॉपिक में, तो फिर मैं यही वाला सफ़ा दोबारा ओपन करूंगा और इंशाल्लाह यहीं से ही वो एंट्री भी डिराइव होगी। कैश एक्यूमुलेशन कैश पे भी नहीं आती, बाकी सारी एंट्री सेम होगी, इन्वेंट्री की बजाय कैश क्रेडिट होगा। पहले बता रहा हूँ, लेकिन अभी एंट्री कर नहीं रहे, अभी ज़रूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो वो भी यहीं से डिराइव कर लेंगे, ठीक है? सही है ना? तो ये आज हमने एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री सीखी है, ठीक है? जी बिल्कुल करवाते हैं लोग, कैश की इंश्योरेंस करवाते हैं कि अकाउंटेंट जो है वो चूना लगाए तो बाद में हमें कोई कवर मिल जाए। कैश का कवर देती है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है?
कोई चोरी कर ले आके कैश, तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, तो लोग इंश्योरेंस करवा लेते होते हैं कैश की। ठीक है जी बेटा, इंश्योरेंस क्लेम को कौन सी इनकम से बेटा? इंश्योरेंस इनकम, हमको इंश्योरेंस कंपनी है कि हमारी इनकम आएगी इंश्योरेंस पे? हम इंश्योरेंस कंपनी, हमारी अकाउंटिंग में फाइनल के अंदर जाके इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग सीखते हैं हम तो इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे। तो हम तो वो हैं जिसने इंश्योरेंस लेनी है, तो हम तो इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें कवर मिलता है। और जब कोई हमारा नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस वाले आगे बढ़ते हैं, उसको भर देते हैं, और उसको सिर्फ इतना को भरते हैं कि वो नुकसान निल हो जाए, गेन आने का तो चक्कर ही कोई नहीं होता। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आया, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, बात समझ आ गई? अच्छा जी, अच्छा भला सवाल करने निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ज़रा आखिरी लाइन पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम ये परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, बाकी एंट्री तो यही होनी है। ठीक है, सही है। तो अब नॉर्मल लॉस की एंट्री इन्वेंट्रीज के टॉपिक में उस वक्त ज़रा हैवी हो जाता है काम, ऑलरेडी वो 2 दिन लगा के सीखा हुआ था जो कुछ, वो भी मिक्स हो जाता। अभी मैंने रिटर्न्स की एंट्रीज भी नहीं सिखाई हैं आपको परपेचुअल में। कोई नहीं है जिसको परचेज की एंट्री करनी आती है, रिटर्न की उसी के उलट है, जब कभी आएगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जी बता दिए जैसे ये वो भी बता दूंगा हैं। उसकी एंट्री बेटा क्या आने दें, यहीं पर लिखेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे ऐड करेंगे जब एनपीओ में आएगी। वैसे मैंने बता दी है एंट्री, मैंने कहा सेम एंट्री होनी है, सिर्फ इन्वेंट्री क्रेडिट होने की बजाय कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गया क्या है कैश, बाकी सब सेम जी। कैश डेबिट होगा इंश्योरेंस वालों से और क्रेडिट होगा चूने से जो अकाउंटेंट लगा के गया। ठीक है, ओके चलें जी, आप पढ़ ही लेते हैं। अ चेक ऑफ 25 जून 19 फॉर 150 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगली बात फिलहाल ना अभी है ही नहीं, ये तो गलती है ना, ये बाद में देखते हैं ये क्या है बाद में। द चेक वॉज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वॉज डिटरमिन्ड एट रुपीज 180। आगे कहता है कोई एंट्री शेंट्री नहीं हुई। बड़ी मेहरबानी जी आपने जो एंट्री ना की, क्योंकि आप अगर एंट्री ना करें हम ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। जो होना होता है वो नहीं हुआ होता हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चवल मारी हुई हो अकाउंटेंट तो वो सही भी करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए एंट्री ना करें हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है, लें भाई चाती मारें, कैश डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, ऐसे ही है ना। थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं मैं, कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अब पहली बात, कैश है या इंश्योरेंस क्लेम है? नहीं कैश है, चेक आ गया है, चेक वॉज रिसीव्ड। ठीक है ना, चेक वॉज रिसीव्ड, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम को उड़ा दो, चेक नहीं बल्कि बैंक लिख दो। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। ठीक है जी, बैंक ऑफ बिजनेस डेबिट हो गया। फिलहाल मैंने कुछ छुपाया हुआ है ना, जरा ओरिजिनल एंट्री तो कर ले। ठीक है, बैंक ऑफ बिजनेस, बैंक अकाउंट में 150 रुपए आ गए, मेरे सवाल में आ गए, आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी से एक चेक रिसीव हुआ है 150 का, डन। इन्वेंट्री कितने की जली है? 180 की। इन्वेंट्री नहीं बल्कि परचेजेस क्रेडिट करेंगे 180 से। अब 180 की चीज नुकसान हुआ हमारा और इंश्योरेंस वालों ने उसमें से 150 हमें दे दिया, तो फिर यूं समझें कि 30 का नुकसान है, नहीं 180 का नुकसान हो जाना था, 150 अब किसी और ने भर लिया तो बाकी का हम बियर कर लेंगे फिर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर मैंने फेंक दी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहां तक को मसला। ये मैंने क्या किया जी, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कर दी है मैंने। ठीक है, इंश्योरेंस ये इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस जो उसकी एंट्री ये बनती है। ओके, अच्छा अब वो कहता है चेक जो रिसीव हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से, ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डेबिट करा दिया। ओए कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, ये ऐसे समझो कि ओनर घर ले गया पैसे, उसने अपने जेब में जो रख लिए, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट कर लेंगे। तो मैंने पहले ओरिजिनल एंट्री लिखी है ताकि कॉन्सेप्ट खराब ना हो। अब ओरिजिनल एंट्री को कर दिया है कि उसने क्या किया है, चेक बिजनेस के बैंक अकाउंट में आने की बजाय उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। तो बिजनेस के पैसे थे भाई, ये बिजनेस के पैसे थे। अगर ओनर अपने घर ले गया, अपने अकाउंट में ले गया, भाई साहब अगर ओनर अपने घर ले गया, अपने अकाउंट में ले गया, तो ड्राइंग्स कह देंगे ना। ये बैंक में पैसे आने थे बिजनेस के, चले गए ओनर के घर, तो हम यूं ही समझेंगे कि इसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए और अपने घर ले गया ड्राइंग्स। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट 150 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट
30 से और परचेजेस क्रेडिट 180 से। ये जो होना था ये नहीं हुआ, क्यों? नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम। कोई एंट्री नहीं की, बारों बार चेक घर ले गया। हमने कहा ठहर जाओ, हम अकाउंटेंट हैं, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, आ जाओ मैदान में। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स डेबिट, वही एंट्री दोबारा लिख लेनी है 150 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस डेबिट 30 से और परचेजेस क्रेडिट 180 से। ये जनाब दूसरी एडजस्टमेंट आ गई। कोई मसला है तो पूछ। सर ये पर्सनल को हम गलती तो नहीं कंसीडर कर सकते। ये जो चेक और पर्सनल बैंक अकाउंट में जो गलती है, गलती है, गलती है, सही तो नहीं है। नहीं, लेकिन रॉन्ग एंट्री हुई कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है ना। अब बात यह है कि उसने ऐसी बात नहीं की कि नहीं जी पैसे बैंक में ही आने थे, तो फिर हम यूं मजूम करेंगे ना उसको घर जरूरत थी तो वो ले गया। तो अगर आप बैंक में पैसे रखते भी सही तो उसका अपना बिजनेस है, वो 150 निकाल के भी ले जा सकता था। तो हमने कहा बस ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट कर दो। नहीं बेटा, ड्राइंग्स डेबिट अगर हम ये देखो, ओनर घर पे ले जा सकता है चेक, उसका अपना बिजनेस है ना। अगर वो घर ले गया तो एंट्री ये होनी है, हमने कहना है बिजनेस में पैसे नहीं आए लेकिन बिजनेस की इन्वेंट्री चली गई। ये यूं समझ लें कि 180 वाली बिजनेस की इन्वेंट्री ओनर घर पे 150 में ले गया है, यूं समझ लें। तो भी ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी तो वही करती थी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, बीच में 30 का नुकसान भी आ रहा है। तो वो घर पैसे ले गए, ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट करें। उसने कब कहा है कि नहीं जी ये पैसे बैंक में वापस हमने बिजनेस में लेने हैं? तो फिर वो गलती चलती कहते ठीक है, ले गया तो ले गया, उसका अपना बिजनेस है, अपने पैसे हैं, उसकी अपनी इन्वेंट्री है। आप रिकॉर्डिंग करें बस, आपको जिससे मकसद है। आप उसे कुछ कह नहीं सकते। आप ये कहें जी सेठ साहब आप 150 घर क्यों ले गए, वो कहेगा तुम ही घर चले जाओ भाई, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, ठीक है। ओके, थर्ड आसान सी एडजस्टमेंट है। वो कह रहा है जी कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए था 820, गलती से 280 ले आए। ओपनिंग बैलेंस, सिर्फ ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। ओपनिंग ब्रॉट डाउन लिखना कितना था 820, गलती से 280 लिख दिया। चलो यहीं पे छोड़ देता तो हम सही कर लेते, पर उसने कोशिश की गलती को सही करने की, ठीक है। अब देखो इधर देखना जरा, ये लाइन देखिए, यही सवाल करेंगे आज, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर दोनों काम साथ साथ, दोनों काम, ठीक है। टाइमथी की 3-4 एडजस्टमेंट्स करा के अप्रोच समझा दूंगा, ऐसे चलना है। सवाल इतना नोट भी ज़ाहिर है इस पे हो जाना है। उसके बाद कहूँगा चलो अब बाकी ट्राई करके आना और सिमल्टेनिटी के ऊपर मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर परसों जब आएंगे तो कहूँगा चलो भाई ट्राई किया, चलो 2 एडजस्टमेंट्स और करते हैं, वो करवाऊंगा, फिर सिमल्टेनिटी, ठीक है। इस तरह से ना ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक और फैल जाएगा, सोचने का और मौका मिल जाएगा। आप ट्राई करते हैं, एडजस्टमेंट सारी करवाऊंगा इंशाल्लाह, आपको कोई एडजस्टमेंट छोड़ेंगे नहीं हम इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ज़रा हैवी नहीं होता काम, इकट्ठा ऐसे ऊपर नहीं पड़ता और आप ट्राई भी करते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक भी ऐसा है जो खुद से भी टेस्ट हो सकता है, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज़ हो सकता है। तो अच्छा है इसको फैलाकर कर लें। 6 दिन में करने की बजाय समझो 10 दिन में कर रहे होंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह आप, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या करने लगा था, हाँ मैं ये कहने लगा था, इधर देखें, वो पे मैं लाइनें लगाने लगा था। मैंने कहा था ये लाइन देखो, तो देखी लाइन, इधर देखें जी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था भाई। ओपनिंग की कौन सी एंट्री होती है, ठीक है, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। फिर ओपनिंग कोई एंट्री नहीं होती, बस हमने 820 को सही लिखना था, गलती से 280 लिख गए, कोई मसला नहीं था। मसला तो यहां से शुरू हुआ, द एरर वॉज ट्राइड टू बी करेक्टेड। ये बड़ा मसला है, गलती सही ना करे, अल्लाह करे अकाउंटेंट गलती सही ना करे, ठीक है। एरर वॉज ट्राइड टू बी करेक्टेड विद द डिफरेंस, डिफरेंस कितना बनता है इनका 820 और 280 का, हाँ कहता है जी 540 के साथ। वो जो डिफरेंस था उसने पता क्या किया, अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया उसको एक्यूमुलेटेड डेप्शन को और डेबिट कर दिया डेप्शन एक्सपेंस को। यानी उसने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को
क्रेडिट कर दिया 540 से। अब देखें एक बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पर 820 की बजाय 280 आया था, तो क्रेडिट साइड हल्की थी। इसको सही करने के लिए क्रेडिट साइड को क्रेडिट तो करना ही था, तो इसने गलती में ही सही अक्यूमुलेटेड डेप्शन को तो सही कर दिया। सही है ना, क्रेडिट साइड पे 400 ये 820 ब्रॉड डाउन लिखना था, क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन से शुरू होती है ना, गलती से 280 लिखा। अब 540 से कम क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, उसने क्रेडिट करके इसको, जब दूसरा जो चवल मारी है वो बाद में देखते हैं, जो इसने क्रेडिट किया क्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट को, सही हो गया। लेकिन मसला ये है कि इसको सिर्फ जो है ना ओपनिंग को सही करने के लिए क्रेडिट ही करना चाहिए था 540 से, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई डबल एंट्री तो होकर आता नहीं है। ओपनिंग तो सिर्फ लिखना था क्रेडिट साइड पर, तो सिर्फ क्रेडिट साइड पर 540 बढ़ा लेता। लेकिन उसने क्या किया, 540 भी बढ़ाया, वो तो डेप्शन, उन्होंने कहा डबल एंट्री करूंगा मैं। अल्लाह के बंदे, डबल एंट्री किस लिए कर रहे हो? तुमने कौन सी डबल एंट्री की गलती की हुई है? जस्ट ओपनिंग गलत लिखा हुआ, उस ओपनिंग को सही करके लिख दो। ओपनिंग को काट के ही 820 कर देता, या 540 नीचे लिख देता 280 के, सही हो जाता। बात समझ रहे हो? लेकिन उसने क्या किया, उसने डेप्शन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हुआ है ना 540 से, ये सही क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसको तो अब कुछ नहीं करना, लेकिन जो डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट कर दिया उसने, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट फिर मजबूरन हम सस्पेंस को कर दें। तो नॉर्मली ना ये ब्रॉड डाउन की गलतियां जो हैं ये सस्पेंस के अंदर ही आपको सही होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ओके, ये बहुत अच्छी दो एडजस्टमेंट्स हैं जी। नहीं, डेप्रिसिएशन ना रिकॉर्ड हुई या गलत हुई है वो तो डबल एंट्री हम करते हैं, लेकिन ये ब्रॉड डाउन का मसला है ना, ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, फिर वो छोड़ देता तो फिर हम देखते कि हमने क्या करना है, उसने कुछ ना किया होता तो फिर हम देखते हमने क्या करना है, ठीक है। पर मसला ये है कि उसने उसको क्रेडिट करके बढ़ा के तो डेबिट जो है वो, अच्छा अगर उसने छोड़ दिया होता तो 540 से हमारा ट्रायल आउट होता, क्रेडिट साइड हमारी जो है वो हल्की होती, तो हम सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देते। फिर जब उस रेक्टिफिकेशन को करते तो सस्पेंस डेबिट करके एक्यूमुलेशन को क्रेडिट करते, गलती सही हो जाती। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया, उसने डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो गलती होगी फिर, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट्स हैं, दो हैं बहुत आसान। देखें, पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 करवाता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास कोई बंदा अमानत रखवा जाए कि जी ये मेरी चीज़ संभाल के रखना, तो वो आपकी चीज़ हो जाती है ना। अमानत तो अमानत होती है भाई, ठीक है। एक बंदे ने आपके पास अपना स्टॉक रखवाया कि यार मैं ज़रा, कल परसों बारिश बहुत हो रही थी तो वो जा रहा था तो रास्ते में वो स्टॉक ख़राब ना हो जाए, वो रुका आपके पास, आपका दोस्त ही था, उसने कहा कि यार ये अपनी दुकान पे मेरा सामान रख लो, बारिश बहुत तेज़ है, तो ये इंशाल्लाह जब बारिश रुकती है तो मैं कल या परसों उठा लूँगा आपके पास, ठीक है। अब ये किसी का स्टॉक है, हमारी दुकान पे पड़ा हुआ है। हफ्ते को बारिश लगी, जुमे को बारिश हुई थी, हफ्ते को भी हुई थी, जुमे को, तो जुमे को बारिश लगी तो जुमे वाले दिन वो रख के चला गया, हफ्ते को किसी वजह से आ ना सका। हफ्ते की शाम को हमने अपना स्टॉक काउंट करना था, तो स्टॉक काउंट करते हुए हम उसके स्टॉक को भी अपने स्टॉक के साथ गिन गए। पीरियोडिक सिस्टम में तो हम स्टॉक गिनती से ही निकालते हैं ना, तो हमने गिनती की, गिनती में उसका स्टॉक भी अपने स्टॉक में गिन लिया। अब हमारा स्टॉक अंडर स्टेट हो गया या ओवर स्टेट हो गया? स्टॉक ओवर स्टेट हो गया। लो भाई, ज़िंदगी आसान करने का कुलिया बता रहा हूँ, पीरियोडिक सिस्टम में तो बहुत ही आसान हो जाता है। आपकी स्टॉक की जो गलती हुआ करेगी, आपने बस उसको स्टॉक के साथ सोचना है। ये याद है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती थी पीरियोडिक सिस्टम में? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट ना, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करता है ना क्लोजिंग स्टॉक। अब जिंदगी आसान रखने का तरीका बता रहा हूं, आपके स्टॉक के अंदर कोई भी गलती हो गई है, आप उस गलती को सही करने का इंपैक्ट सिर्फ स्टॉक पे सोचो। जैसे अभी आपने जो गलती की, इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया,
ओवरस्टेट हो गया ना, ज्यादा काउंट हो गया। तो अगर आप इस गलती को सही करना चाहो तो स्टॉक को क्या करोगे, कम। स्टॉक की नेचर क्या है, डेबिट एसेट है, इसको कम करना हो तो क्या करोगे, तो दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे डाल देना बगैर सोचे समझे। जिंदगी आसान, ठीक है, जितना मर्जी सोचते रहो बात यहीं पे ही पहुंचेगी। देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा गिन लिया तो वो माइनस ज्यादा फिगर हुई जिससे कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को अब सही करने के लिए कम करोगे तो स्टॉक कम होकर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी ना। अब इतनी लंबी कौन सोचे, तो जिंदगी आसान रख लो। पीरियोडिक सिस्टम है, स्टॉक की गलती हो गई है तो गलती को सिर्फ स्टॉक पे सोचो। गलती सही करते हुए स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट स्टॉक, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। गलती सही करते हुए स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट। ठीक है, याद रहेगी ये जिंदगी की आसान तरीन एडजस्टमेंट। ये आसान तरीन एडजस्टमेंट होगी आपकी जिंदगी की इंशाल्लाह परिचय में आए तो। नंबर 5, थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ 500 lying on ZT premises has been included in ZT's inventory। भाई किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक था, हमारी प्रेमिसेस में पड़ा था, गलती से हमने उसे अपने स्टॉक में काउंट कर लिया तो गलत हो गया। बोलो, अब ये 500 का स्टॉक हमारा नहीं है लेकिन ईयर एंड इन्वेंट्री के अंदर शामिल हमने कर लिया। अब वो इन्वेंट्री कितनी है हमें नहीं पता, वो इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई है ना, उसकी एंट्री कर ली होगी इन्होंने, स्टॉक, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट। ठीक है, तो वो एंट्री हमें नहीं पता टोटल फिगर से कितनी हुई, लेकिन उसमें 500 ज्यादा है तो हम उस 500 की गलती को सही करने लगे। ठीक है, अब 500 का स्टॉक हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ओके, रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट किया करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये नहीं कहना मैं ओरिजिनल रॉन्ग भी कर सकता हूं, मैं करके भी दिखा दूंगा, पर मैं आपको टाइम बचाने के लिए कह रहा हूं। ओरिजिनल रॉन्ग तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं ना है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके भी दिखा देता हूं ओरिजिनल रॉन्ग। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग सिखाऊं। मैंने आपको सिखा दिया, आसान काम है। 500 हमारा स्टॉक नहीं है, हमारे स्टॉक में शामिल है, तो सही करना है तो स्टॉक कम करना है, तो स्टॉक को कर दो क्रेडिट 500 से, और दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर दो। ठीक है, पता है असल कहानी क्या है? अज्यूम करो टोटल स्टॉक है हमारा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि हमने जो टोटल स्टॉक काउंट किया है वो 2000 रुपए, ठीक है ना, इसमें 500 हमारा नहीं है। अब जब हमने 2000 की रिकॉर्डिंग की तो हमने एंट्री पास की होगी स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 2000 से, नहीं 1500 से होनी चाहिए थी, 1500 से होनी चाहिए थी। क्यों? 500 तो हमारा था ही नहीं, इस 2000 में 500 किसी और का था, 1500 हमारा था, तो होना चाहिए था स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 1500 से। हम गलती में जज्बात में आकर उसका स्टॉक भी गिन गए तो हमने एंट्री कर ली स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 2000 से, तो स्टॉक 500 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल 500 से ज्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर लो। तो इतनी अजम्पशंस लें, इतना सोचें, कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी तो एक तो आपने ओरिजिनल रॉन्ग नहीं सोचना, डायरेक्ट कर लेना, पहुंचना तो वहीं पे ही है, और दूसरा आपने स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट सोचना है। गलती में स्टॉक बढ़ रहा है, गलती सही करने के लिए स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। गलती सही करते हुए स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ठीक है, समझ गए हो? तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करेगी आपको। तो बेटा बस हम उसको देख लेते हैं सवाल के अंदर, फिलहाल इसको जरा हजम कर लें, बात फिर और तरफ निकल जाती है। असल में कोई जरूरत नहीं है जी ओरिजिनल रॉन्ग करने की। ओके, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ो फिर छुट्टी करो। गुड्स अमाउंटिंग टू 350 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन 30 जून। मुझे एक बात तो बताओ, मैंने आपको एक्रूअल के टॉपिक में एक बात की थी, एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कब? जब गुड्स रिसीव कर लें और सर्विसेज यूज अप कर लें। गुड्स रिसीव करें तो परचेजेस डेबिट करते हैं, कैश पे हो चाहे ना हो, इनवॉइस आए चाहे ना आए, गुड्स आ गई तो परचेजेस डेबिट, गुड्स आ गई तो परचेजेस डेबिट। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, गुड्स अमाउंटिंग टू 350 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ऑन 30 जून 19। 30 जून 19 पे चीजें आ गई हैं, हमारा स्टॉक है, ठीक है, इसकी एंट्री हमें कर देनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिटर जो भी है वो क्रेडिट, परचेजेस को डेबिट करना था। ठीक है,
वर इंक्लूडेड इन ईयर एंड, और फिजिकल स्टॉक में भी ये पड़ी हैं। स्टॉक जब देखो ना 30 जून पे चीजें आ गई हैं तो सुलेमानी टोपी पहन के उम्र यार वाली थोड़ी बैठी हैं कि नजर नहीं आएंगी। जब चीजें 30 जून पे आ गई हैं और पीरियोडिक सिस्टम में हमने काउंट करके स्टॉक को गिना है तो हमारे स्टॉक के अंदर वो चीजें शामिल हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल हैं और होनी भी चाहिए थी। यानी जो हमने स्टॉक काउंट किया, जिसकी एंट्री हमने करनी है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, उसमें ये 350 की चीजें पड़ी हैं। पड़ी होनी चाहिए थी, पड़ी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। बेटा आप बताएं, होनी चाहिए थी? समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ, हाँ आप पीछे ना मुड़ के देखें, आपको समझ आ रही है इस बात की? बेटा आपसे पूछ रहा हूं, क्लासेस वाले बच्चे, पक्की बात है? मुझे लग रहा नहीं आ रही समझ। भाई क्लोजिंग स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं क्योंकि 30 जून को आ गई हैं, ये पड़ी हैं तो हमारा स्टॉक है, परचेज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, सही है। अच्छा चूंकि 30 जून को आ गई हैं तो फिजिकल काउंट में तो शामिल ही होनी है, ठीक है। अब ये 30 जून पे स्टॉक में शामिल हैं, होनी भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की कोई गलती नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, वो कहता है बट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन, लेकिन परचेजेस की एंट्री हमने 30 जून पर नहीं की। शायद इनवॉइस नहीं आई होगी, अकाउंटेंट हेड ऑफिस में बैठा होता है, उसे क्या पता कि फैक्ट्री पे चीजें आ गई हैं नहीं आ गई हैं, ठीक है। तो एक एंट्री है जो हमने नहीं की है। क्या एंट्री है जी? परचेजेस। अच्छा डे बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं हुई एंट्री। डे बुक्स जो है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती हैं। पहली बार जो एंट्री है वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ही चीजें नहीं आई हुई, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था 350 से, लेकिन ये नहीं हुआ। एरर ऑफ ओमिशन है तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। और भाई नहीं ना, यकम जुलाई पे एंट्री होनी चाहिए। अब यकम जुलाई पे जाकर फिर रिवर्सल करेंगे, लेकिन हम यकम जुलाई पे नहीं ना जा रहे, हम तो 30 जून को सही कर रहे हैं। यकम जुलाई, अगर अगले साल में जाओगे तो इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, वहां गलत रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मैं यकम जुलाई वाले साल में तो नहीं ना खड़ा हुआ इस वक्त, मुझे 30 जून से, मैंने 30 जून सही कर लिया, यकम जुलाई में जाकर उसको भी रिवर्स करोगे आप, लेकिन फिलहाल 30 जून से मेरा कंसर्न है। 30 जून पे ये परचेज बनती थी, रिकॉर्ड नहीं हुई तो कर लें, ठीक है। अच्छा देखें इसका ना पार्ट बी बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क के कल आते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा। पार्ट बी में कहता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, तो बताओ। अब प्रॉफिट के लिए आपको पता है इनकम एक्सपेंसेस रेलेवेंट है, क्या चीज? इस 200 से प्रॉफिट ने, रेक्टिफाइंग एंट्री देखेंगे, इस 200 से प्रॉफिट ने बढ़ना है, उसके बाद इस 94 से भी प्रॉफिट ने बढ़ना है, एक्सपेंस क्रेडिट जो हो रहा है। फिर इस 30 से प्रॉफिट ने कम होना है, एक लॉस रिकॉर्ड हुआ। फिर इस 540 से प्रॉफिट ने बढ़ना है, एक एक्सपेंस जो रिवर्स हो रहा है। फिर परचेजेस बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट ने कम होना है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट ने कम होना है। तो प्लस माइनस करके नेट में प्रॉफिट का इंपैक्ट पार्ट बी में आपने निकाल के लाना है, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये लैपटॉप मुझे ला दूंगा, उत्ते वाली गेड़ी वर्क